गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे अपना जो रोल नंबर है वो कंप्लीट लिखें और कंप्लीट रोल नंबर अपना कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज़म, न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल एक्टिविज़म, न्यायिक सक्रियता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है और न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई। तो शुरुआत करते हैं हम न्यायिक सक्रियता के बारे में, जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में। न्यायिक सक्रियता शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो शैले सिंगर जूनियर के द्वारा अपनी पुस्तक द सुप्रीम कोर्ट 1947 में किया गया। और भारत में अगर हम देखें न्यायिक सक्रियता की जो शुरुआत है वो 1986 में 1986 में न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा की गई। न्यायिक सक्रियता जो है वो एक नवीन अवधारणा है, नई अवधारणा है, नया कंसेप्ट है। न्यायिक सक्रियता से हमारा अभिप्राय है कि जब न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर विधानपालिका तथा कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तब उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज़म कहते हैं। क्योंकि सरकार के 3 अंग हैं जो कि कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है क्या वो सही है या नहीं। तो इस प्रकार तीनों अंग जब अपना कार्य अच्छी प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत तब आती है जब जो अलग अलग अंग है वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से नहीं करते हैं, यानी कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी प्रकार से नहीं करते हैं। जैसे कि विधानपालिका का कार्य कानून का निर्माण करना है, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य न्याय करना है, न्यायिक निर्णय करना है। तो जब न्यायपालिका के द्वारा विधानपालिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है तब उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और न्यायिक सक्रियता की हमें जो आवश्यकता है वो क्यों महसूस हुई, या हम कह सकते हैं कि हमें न्यायिक सक्रियता की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसके पीछे अनेक अलग अलग कारण हैं जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वह है सरकार की कमजोरी। कि न्यायिक सक्रियता की हमें इसलिए भी आवश्यकता महसूस हुई कि सरकार, कई बार हम देखते हैं जो सरकार है वो अपने आप में क्या है, कमज़ोर होती हैं, या गवर्नमेंट कमज़ोर होने के कारण, वीक होने के कारण न्यायिक सक्रियता की ज़रूरत हमें महसूस हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि जब किसी भी पार्टी को पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिलती है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उस समय मिली जुली सरकार का निर्माण होता है, गठबंधन के आधार पर सरकार का निर्माण होता है। क्योंकि कई पार्टियां मिलकर, अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से जो कई पार्टियां हैं वो सरकार को एक प्रकार से बाहर से सपोर्ट करते हैं और बाहर से सपोर्ट करके वो सरकार का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो बाहर से जो सपोर्ट करते हैं, बाहर से जो अपना समर्थन देते हैं, वो सरकार से कई बार गलत कार्य भी करवाते हैं, गलत कार्य यानी कि अनैतिक कार्य भी करवाते हैं। और सरकार को मजबूर होकर क्या है वो अनैतिक कार्य, गलत जो कार्य हैं वो करने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना समर्थन वापस ले ले और सरकार को गिराने की धमकी भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार की कमजोरी के कारण जो अनैतिक कार्य, गलत कार्य जो बढ़ रहे हैं या होने की संभावना है,
तो उसको रोकने का जो कार्य है वो न्यायपालिका कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कार्यपालिका और विधान पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी। तो इस प्रकार से हमें न्यायिक सक्रियता की इसलिए भी आवश्यकता महसूस हुई है, ज़रूरत महसूस हुई है कि सरकार अनेक बार क्या है कमज़ोर होती है और कमज़ोर सरकार अनैतिक कार्य, गलत कार्य कर सकती है। परिणाम स्वरूप न्यायिक सक्रियता की हमें आवश्यकता महसूस हुई। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें व्यापक भ्रष्टाचार की, तो हमारे देश में जो है बहुत अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार जो है वो फैला हुआ है। और यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा नेता हमें नज़र नहीं आता जो कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। यानी कि अनेक ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता हमें इसलिए भी महसूस होती है क्योंकि देश में जो व्यापक जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, लगातार भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, उसको रोकने के लिए भी न्यायिक सक्रियता की ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि न्यायिक सक्रियता के द्वारा ही कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप के द्वारा ही जो है वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। तो ये भी इसकी एक न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता है कि देश में फैला व्यापक भ्रष्टाचार। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि संविधान के नियमों का उल्लंघन, संविधान के नियमों का उल्लंघन, क्योंकि भारत देश का अपना एक संविधान है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका अपना संविधान नहीं है, हर देश का अपना एक संविधान होता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही पूरे देश का जो सिस्टम है, जो ढांचा है वो चलाया जाता है। और देश को चलाने के लिए जिस सिस्टम की, जिस पत्र की आवश्यकता होती है, जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वही संविधान कहलाता है। तो हर देश का अपना संविधान है और भारत देश का भी अपना क्या है कि संविधान है। और भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और लंबा संविधान है। तो संविधान के नियमों का अनेक बार क्या है उल्लंघन भी देखा जाता है, उल्लंघन भी नज़र आता है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नज़र आता है। और इसके तहत भी न्यायिक सक्रियता की हमें आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि अनेक प्रकार से जो राजनीतिक जो दल हैं वो संविधान के नियमों का अनेक प्रकार से उल्लंघन करते हैं, या हम ये कहें कि जो नेता आते हैं वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में क्या है अमेंडमेंट कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। जिस नेता की जो भी कार्यविधि है वो उसको अपनाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या है संविधान में क्या है वो संशोधन कर देते हैं, संविधान के नियमों का एक प्रकार से उल्लंघन करते हैं। जैसे कि हम इंदिरा गांधी का उदाहरण लें, तो इंदिरा गांधी ने क्या है भारतीय संविधान में संशोधन किया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि एक समय में राष्ट्रपति 2 घोषणाएं कर सकता है। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल भी लगाया 1975 में, सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक जो दल हैं उनके द्वारा संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो इसलिए भी न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया है। तो न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता हमें इसलिए भी महसूस होती है कि संविधान के नियमों का उल्लंघन भी लगातार हो रहा है। और भारतीय संविधान में आज जितना समय भारतीय संविधान को बनने में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा भारतीय संविधान में क्या है संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता का एक ये कारण भी है कि संविधान के नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें विधानमंडलों में अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन भी लेजिस्लेचर में क्या है आए दिन नज़र आ रहा है। विधानमंडल में अब अनुशासन, डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज़ नहीं रही है। विधानमंडलों में अनुशासनहीनता नज़र आ रही है। आए दिन हम देख रहे हैं टीवी में, अखबार में कि विधानसभा में हाथापाई, मारपीट शुरू हो रही है। वहाँ आपस में जो है वो कुर्सी से, चेयर से क्या है जो है वो टेबल के माध्यम से आपस में क्या है वो हाथापाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से विधानमंडलों में जो अनुशासनहीनता नज़र आ रही है उसको रोकने के लिए,
क्योंकि न्यायिक सक्रियता का अर्थ ही यही है कि जब न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर एक प्रकार से विधानपालिका और कार्यपालिका के कार्य में जब हस्तक्षेप करती है, वही न्यायिक सक्रियता है। तो इसलिए विधानमंडल में जो अनुशासनहीनता लगातार फैल रही है, उसको रोकने के लिए भी हमें न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महसूस हुई है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि सांसद एवं विधायकों की जो खरीद बिक्री है, सेल परचेज, MP MLA की सेल परचेज से भी सभी विद्यार्थी जो है परिचित हैं। सांसदों एवं विधायकों की खरीद बिक्री भी बहुत ज़्यादा चलती है। यानी कि हम जानते हैं कि जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में नहीं होती, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो कुछ राजनीतिक जो दल है वो अपना बहुमत जुटाने के लिए जोड़ तोड़ कर सांसद और विधायकों को अपनी ओर करने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक प्रकार से उनको खरीदते हैं। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार ही फैल रहा है। तो इस प्रकार से सांसद एवं विधायकों की जो खरीद बिक्री है, सेल परचेज का जो सिस्टम है, इसको रोकने के लिए भी न्यायिक सक्रियता की ज़रूरत हमें महसूस होती है, क्योंकि न्यायपालिका जब हस्तक्षेप करेगी तभी इसमें क्या है, एक प्रकार से इसको रोका जा सकता है, रुकावट पैदा की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। तो सांसदों एवं विधायकों की जो खरीद बिक्री है, इसलिए भी न्यायिक सक्रियता की हमें आवश्यकता महसूस होती है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता के अनेक साधन हैं, जैसे कि सरकार की कमजोरी के कारण भी, सरकार लगातार कमज़ोर बन रही है, इसके कारण भी न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता हमें महसूस होती है। देश में फैले व्यापक भ्रष्टाचार के कारण भी न्यायिक सक्रियता की हमें आवश्यकता महसूस हो रही है। इसके साथ साथ संविधान के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है और परिणाम स्वरूप हमें न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महसूस हुई। और विधानमंडलों में जो इनडिसिप्लिन नज़र आ रहा है, इसके कारण भी न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महसूस हुई। और सांसदों एवं विधायकों की जो खरीद बिक्री, सेल परचेज का जो सिस्टम चल रहा है, इसको रोकने के लिए भी न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता हमें महसूस होती है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता के ये हम जो हैं अनेक कारण हमने पढ़े हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता के साधन कौन कौन से हैं। डिवाइसेस ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म कह सकते हैं, मेथड्स ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता के साथ साथ न्यायिक सक्रियता के साधन कौन कौन से साधन हैं। इसमें मुख्य साधन है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। अगर हम न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है, जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज्म दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। न्यायिक सक्रियता तो अब हम पढ़ ही रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता जब न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करती है, तो वह न्यायिक सक्रियता कहलाती है। और न्यायिक पुनर्निरीक्षण से हमारा अभिप्राय है कि जब विधानमंडल के द्वारा कोई कानून लागू किया जाता है, बनाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है और वह कानून संविधान के विपरीत है, संविधान के पक्ष में नहीं है, संविधान से असंगत है, संविधान से असंगत है, तो उसको गलत या अवैध ठहराना न्यायिक पुनर्निरीक्षण है, जुडिशियल रिव्यू है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण भी न्यायिक सक्रियता का प्रथम और महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि पहला और इम्पोर्टेंट साधन है न्यायिक सक्रियता का, वह न्यायिक पुनर्निरीक्षण है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकती है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही है। और न्यायिक पुनर्निरीक्षण के द्वारा न्यायिक सक्रियता की जाती है, तो यह न्यायिक सक्रियता का साधन है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। साथ ही मौलिक अधिकारों की व्याख्या, मौलिक अधिकारों से भी आप सभी परिचित हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान का भाग 3 अगर हम पढ़ेंगे और अनुच्छेद 12 से 35 में 6 जो मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी
कहा जाता है। सब बातें हमने मौलिक अधिकारों में डिटेल से पढ़ी है। तो मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या, यह भी न्यायिक सक्रियता का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि पहला न्यायिक पुनर्निरीक्षण और दूसरा महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? मौलिक अधिकारों की व्याख्या है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है आर्टिकल 226। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कोर्ट में होती है। तो मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या, यह भी न्यायिक सक्रियता के साधन के रूप में गिना जाता है और दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। साथ ही कानून का निर्माण करना, हालांकि कानून का जो निर्माण करना है वो न्यायपालिका का कार्य नहीं है। कानून का निर्माण करना विधानपालिका का कार्य है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका तो जांच पड़ताल करती है। लेकिन अनेक बार ऐसा भी देखने को आया है कि न्यायपालिका कानून का निर्माण भी करती है, क्योंकि कई बार ऐसे न्यायपालिका के सामने ऐसे केसेस जो है वो आ जाते हैं जिन पर विधानपालिका के द्वारा कोई कानून का निर्माण नहीं किया गया है। तो उस स्थिति में न्यायपालिका क्या करती है? उस स्थिति में न्यायपालिका के जो जज हैं वो अपनी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का, अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं और अपनी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसके आधार पर निर्णय देते हैं और वो एक प्रकार से कानून का निर्माण करते हैं। और यह कानून भी जो है जिसका वो निर्माण करते हैं वो कानून का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पार्ट बन जाता है, अंग बन जाता है। तो इस प्रकार से कानून का निर्माण करना यह भी न्यायिक सक्रियता के साधन के रूप में गिना जाता है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान की व्याख्या यह भी न्यायिक सक्रियता के साधन के रूप में गिना जाता है। संविधान की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या जो है वो न्यायपालिका करती है और न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, गार्डियन कहा जाता है। लिखित संविधान की जो अनेक धाराओं से संबंधित अंतिम व्याख्या का जो प्रावधान है वो न्यायपालिका का है। न्यायपालिका का दायित्व है कि वह संविधान की व्याख्या कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये संविधान की व्याख्या न्यायिक सक्रियता के साधन के रूप में काउंट की जाती है, गिनी जाती है। तो न्यायिक सक्रियता के जो साधन है उसमें न्यायिक का पुनर्निरीक्षण, मौलिक अधिकारों की व्याख्या, कानून निर्माण, संविधान की व्याख्या, ये सभी न्यायिक सक्रियता के साधन हैं।